नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत एजुकेशन हब में। तो साथियों, अब तक हमने पढ़ ली थी संस्कृत की प्राचीन विधियाँ और नवीन विधियाँ, और आज के अपने इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संस्कृत की नवीनतम विधियाँ। नवीनतम वीडियो में सबसे पहली विधि आती है अपनी सूक्ष्म शिक्षण उपागम, यानी कि माइक्रो टीचिंग। तो साथियों, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सबसे पहले हमारे वीडियो को देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस शिक्षण विधियों को। सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग। तो ये सूक्ष्म शिक्षण है, इसके प्रवर्तक हैं डी एलेन और इसके सहयोगी हैं दो एचिसन और रोबर्ट। इन्होंने ये सूक्ष्म शिक्षण जो है उसका प्रवर्तन किया है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, ठीक है। और इनका समय जो है, जो सूक्ष्म शिक्षण है, इसका समय है 1963 ईस्वी। 1963 ईस्वी। सूक्ष्म शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी कि छोटा। सूक्ष्म जो है इसका अर्थ होता है छोटा, यानी कि जिस शिक्षण विधि में छोटे छोटे शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है उसे सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। यानी कि ऐसी शिक्षण विधि जिसमें हम छोटे छोटे शिक्षण कौशल पढ़ाते हैं और छोटे छोटे शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है उसे सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक विश्लेषित शिक्षण माना जाता है। इसमें शिक्षण प्रक्रिया छोटी होती है और कक्षा में छात्रों की संख्या सीमित होती है, यानी कि 5 से 10, और समय सीमा भी सीमित होती है 5 से 10 मिनट। यानी कि इसमें जो छात्रों की संख्या है वो सीमित होती है, यानी 5 से 10 तो छात्र होते हैं और 5 से 10 मिनट में उनको पढ़ाना होता है, विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांट करके। इसका प्रयोग सेवारत अथवा सेवा पूर्व शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन के लिए किया जाता है। ये जो सूक्ष्म शिक्षण है इसका प्रयोग या तो सेवारत या फिर सेवा से पूर्व शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन के लिए किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण छात्र अध्यापकों को विशिष्ट कौशल पढ़ाने में तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के अवसर प्रदान करता है। अब हम जान लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएं जो डी एलेन के अनुसार दी गई है। ये परिभाषा है, सूक्ष्म शिक्षण कक्षा के आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण विधि है। ये जो परिभाषा है वो दी है डी एलेन ने। अब हम जान लेते हैं इसके सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत है इस माइक्रो टीचिंग के, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण के। तो पहला इसका सिद्धांत है करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। ये इसका पहला सिद्धांत है। दूसरा इसका सिद्धांत है क्रिया के सभी पहलुओं पर सूक्ष्मता से विचार करना। तीसरा है भूल को जानना और सुधारना। चौथा जो इसका सिद्धांत है वो है बार बार अभ्यास करना। ये जो इसके सिद्धांत है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो इनको आप एक बार दोबारा रिवाइज कर लें या वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रयत्न व भूल सिद्धांत, यानी कि प्रयत्न एवं भूल द्वारा अधिगम, जिसको हम एसआर थ्योरी के सिद्धांत भी बोलते हैं, उसके ऊपर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? थॉर्नडाइक के प्रयत्न या भूल सिद्धांत या फिर एसआर के सिद्धांत के ऊपर ये आधारित है, ठीक है। ये तो तेज के सिद्धांत माइक्रो टीचिंग के। अब हम बात करते हैं इसके विन्यास के बारे में। देखिए, इसमें समय का आवंटन कैसे किया जाता है। सबसे पहले पढ़ाते हैं कितने मिनट? 6 मिनट विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। उसके बाद वापस उसकी फीडबैक लेते हैं, यानी प्रतिपुष्टि लेते हैं। प्रतिपुष्टि का समय भी 6 मिनट ही होता है। तो 6 और 6 कितने हो गए? 12 मिनट हमने जो पढ़ाया उसका पुनर्नियोजन करेंगे। फिर वापस दोबारा उनको पढ़ाते हैं, पुनर्शिक्षण 6 मिनट उनको वापस पढ़ाते हैं और दोबारा फिर उनकी प्रतिपुष्टि लेते हैं 6 मिनट। कुल समय क्या हो गया? पूरा 36 मिनट के अंदर उनको पढ़ाना होता है। समूह में छात्रों की संख्या कितनी होती है? 10, जिसमें से वास्तविक शिष्यों के तौर पर 7 ही छात्र अध्यापक होते हैं। जो कुल छात्र समूह के अंदर
पढ़ाने वाले कुल छात्र अध्यापक होते हैं उनकी संख्या 10 होती है, और वास्तविक शिक्षक के तौर पर जो है यानी कि उनके सीखने वाले जो हैं उनके छात्र अध्यापकों के साथ ही होते हैं, और पर्यवेक्षक के अंतर्गत 1 या 2 पर्यवेक्षक होता है जो उनका पर्यवेक्षण करता है। उसके बाद में इस विधि के गुण, कौन कौन से गुण हैं इस माइक्रो टीचिंग के, वो भी हम जान लेते हैं। तो इसका देखिए पहला गुण है सामान्य कक्षा की जटिलता दूर होती है। जो नॉर्मल क्लास होती है उस क्लास में जो जटिलताएं होती है उसकी जटिलताएं दूर हो जाती है। दूसरा इसका गुण की बात करते हैं तो वह छात्र अध्यापक अल्प समय में अधिक शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, यानी छात्र अध्यापक जो है वो कम समय में अधिक ज्ञान अर्जित कर सकता है। आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। चौथा इसका गुण है मूल्यांकन में प्रशिक्षणार्थियों को अपना अभिप्राय या फिर मत प्रकट करने का अवसर मिलता है तथा छात्र निरंतर रूप से सक्रिय इसमें रहते हैं। ये थे इसके 4 गुण। अब हम बात करते हैं इसके 5वें गुण की। 5वां इसका गुण है यह पर्यवेक्षण को अधिक शक्तिशाली बनाता है, और इनमें प्रशिक्षणार्थी अपने छात्र अध्यापकों की शक्तियों एवं निर्बलताओं को समुचित ढंग से जानने में समर्थ हो जाता है। ये थे इसके गुण। अब हम बात करते हैं इनके दोषों की। तो कौन कौन से दोष हैं सूक्ष्म शिक्षण के, माइक्रो टीचिंग के, वो भी हम जान लेते हैं। देखिए पहला इसका दोष है समय, धन व शक्ति की अधिक आवश्यकता पड़ती है। माइक्रो टीचिंग के अंदर समय, धन और शक्ति की अधिक आवश्यकता पड़ती है, ये इसका सबसे बड़ा दोष है। दूसरा इसका दोष है एक समय में केवल एक ही कौशल का अभ्यास होता है, जबकि वास्तविक शिक्षण में समस्त शिक्षण कौशलों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसमें एक समय में केवल एक ही कौशल का प्रयोग, एक ही कौशल का अभ्यास होता है, ये इसका सबसे बड़ा दोष है। तीसरा इसका दोष है प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि इसमें प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता पड़ती है जो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। चौथा इसका दोष है अत्यधिक कालांशों की आवश्यकता भी इसमें पड़ती है, क्योंकि विषय वस्तु को छोटे छोटे भाग में बांटकर पढ़ाते हैं, इसलिए अत्यधिक कालांशों की आवश्यकता इसमें पड़ती है। तो ये थे इसके दोष। तो ये तो अपनी नवीनतम विधियों में पहली विधि थी जो थी सूक्ष्म शिक्षण उपागम। साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा, आज का अपना ये प्रकरण आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपके लिए हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर के आएँ। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।